Good morning, all of you. Today we are having a new lesson here from the 7th class. That lesson is Town, Trader and Craftsman. Earlier we were getting the information about that how the different type of the kings they made, different type of the architect in the India. Either they're from the Delhi Sultanate or the Mughal dynasty. So they made so many things. So now we are coming on the next lesson that is related to the town traders and craftsmen. Means how the towns started to be the part of urbanization and the small villages they converted into the big cities. So what was the reason behind this? So today we are going to read this. तो चलो आज इसको देखते हैं. सबसे पहले we will go for the medieval period. Medieval period was the time where the so many changes occurred in India. ठीक है. तो उस वक्त जो शहर बने तो उसके कुछ खास बेसिस हुआ करते थे. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट बेसिस ऐसे शहर निकल के सामने आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं और उसके बिहाफ पे जो है शहरों का निर्माण भी हुआ. फर्स्ट इज द पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ स्थल. मीन्स द पर्सन्स दोज देयर गो फॉर द होली वर्क्स देयर, दैट इज कॉल्ड द पिलग्रिमेज. वो जगह है जहाँ पे लोग अपनी रिलीजियस थॉट की वजह से जाते थे. धीरे धीरे वो तीर्थ स्थल बन गए. लोगों का आना जाना कंटिन्यूस होता रहा. जैसे गंगा नदी किनारे का शहर हो, किसी स्पेशल बर्थ प्लेस से रिलेटेड शहर हो, तो वहाँ पे लोग जाते थे पूजा करने के लिए या कुछ करने के लिए. उसके बाद वो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो गया और फिर वो पिलग्रिमेज टाउन में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड. कुछ जगह ऐसे हुआ करते थे या कुछ गांव ऐसे हुआ करते थे जो ट्रेड के पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे अपने सामान को बेचने के लिए, या किसी जगह से सामान को उठाया देन ट्रांसपोर्ट टू द सम अदर प्लेसेस फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट. ठीक है, ये हो गया. कॉमर्स वैसे तरीके था. और अर्बन में शहर, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता गया. तो इन दिस लेसन वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट हियर. ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, यानी शहरों के अंदर जो सेंटर्स बने, अर्बन सेंटर्स बने, शहर बने, वो कैसे बने. तो टाइप्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स को देख लेते हैं. सबसे पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की. जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे वो कैसे बने. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन वो टाउन्स हुआ करते थे जहाँ पे या तो राजा या राजा के जो मंत्री, जो रूलर होते थे, वो अपने सारे काम उस जगह से करते थे. मतलब किंग का ऑफिस हो, राजा का ऑफिस हो, या फिर उसके जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं दे आर सिटिंग एट दैट प्लेस. तो लोगों को अपना काम करवाने के लिए वहाँ पे बार बार जाना पड़ता है. जैसे आप खुद देख लो, जो आपका जिला है, आपका ब्लॉक है, आपका जो समुदाय भवन है, तो ऐसे जगह पे लोग बार बार जाते. तो पहले क्या होता था, जिस जगह पे राजा का दरबार लगता था या फिर कोई मंत्री बैठता था या फिर रेवेन्यू सिस्टम होता था, जो कुछ भी ऑफिसेज वहाँ पे होते थे राजा के, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का डेली आना जाना था. तो जब लोग आते हैं जाते हैं, भीड़ इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, एक मार्केट बनना शुरू हो जाता है. तो उसी तरीके से बहुत सारे जो शहर थे वो क्या हो गए, इस वजह से छोटी जगह धीरे धीरे बड़ी होती गई और वो आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के अंदर कन्वर्ट है. जैसे दिल्ली को ले लीजिए. दिल्ली क्या था, कुछ नहीं, राजा यहाँ पे रहते थे, सारे काम दिल्ली से होते थे. तो दिल्ली धीरे धीरे बढ़ती चली. मेरठ आर्मी का जगह हुआ करता था, बहुत सारी सेना वहाँ पड़ा करती थी, वो कन्वर्ट हो गया. ठीक, आगे चलते हैं. टेम्पल टाउन्स, वो शहर जो टेम्पल्स होने की वजह से या फिर कोई रिलीजियस प्लेस होने की वजह से, पिलग्रिमेज होने की वजह से फेमस हो गए, ऐसे शहरों को टेम्पल टाउन्स कहा जाता है. जैसे काशी, मथुरा है ना, मदुरई, पुरी. ठीक है, तो ये सारे शहर इसलिए फेमस हो गए कि वहाँ पे रिलीजियस थॉट्स के लोग इकट्ठा होते थे. छोटा मंदिर हुआ करता था. अयोध्या इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वन. तो उस जगह पे लोग अपनी श्रद्धा के लिए इकट्ठा होते थे, रात हो जाती थी, लोग रहते थे, तो उनके खाने के लिए दुकानें बनने लगी. फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें वहाँ पर बढ़ती गई एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ वेरी बिग टाउन. तो वो धीरे धीरे, एक या दो दिन का काम नहीं है, सैकड़ों साल लगे इस प्रोसेस के अंदर. ठीक है, यानी कि 2-4-10 सालों में हुआ. ठीक है, 200, 300, 400 साल हुए, 500 साल हुए, हजारों साल लगे इन शहरों को वापस ऐसा ग्रोथ देने.
ठीक है, आगे चलते कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन वो टाउन्स हुआ करते थे जो कॉमर्स यानी व्यापार बिजनेस की वजह से अस्तित्व में आए, जहाँ पे लोग बिजनेस करने के पर्पज से जाते थे, या तो माल खरीदने के लिए जाते थे या माल बेचने के लिए जाते थे। उस पर्पज से वो क्या हुआ, वो शहर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, वहाँ पे बाजार लगना शुरू हो गया, मंडियाँ लगने शुरू हो गई, और फिर धीरे धीरे वो शहर अपने आप में बड़े होते हुए कन्वर्ट हो गए। फिर अगला है पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन वो टाउन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर वी वर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द लॉन्ग रूट, तो सारा का सारा ट्रेवलिंग होता था पानी से। तो शिप जो होती थी, नाव जो होती थी, वो आके किसी न किसी किनारे पर लगती थी, जहाँ पे सारा माल उतरता था, लोग उतरते थे और फिर वहाँ से चढ़ के जहाँ भी जाना होता था जाते थे। तो ऐसे टाउन जहाँ पर स्टैंड बना किसका, शिप को रुकने का, नाव को रुकने का, जहाँ से लोगों ने आना जाना चढ़ना उतरना शुरू किया, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए पोर्ट टाउन के अंदर, जैसे मुंबई, ठीक है, गुजरात के कई शहर, पटना, ठीक है, इलाहाबाद, कानपुर, ये सब इस तरीके से कन्वर्टेड होते चले गए। फिर अगला है क्राफ्ट टाउन। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्राफ्ट हुआ करता था, क्राफ्ट वर्क्स किया जाता था, हाथों से काम होता था, लोकल लेवल पे काम होता था। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे गांव थे, तो ट्रेडर्स वहाँ पे आते थे और वहाँ से क्राफ्ट्स का सामान उठा के ले जाते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इवन इन इंडिया में उसको क्या करते थे, बेचते थे। तो वो सारे क्राफ्ट्स मैंने स्टार्ट कर दिए एक जगह पर रहना, और फिर वो धीरे धीरे वो सारे के सारे शहर कन्वर्ट हो गए क्राफ्ट टाउन के अंदर। तो बहुत सारे ट्रेडर्स आते रहे जाते रहे, क्राफ्ट्स आते रहे जाते रहे, और वो जो इलाका छोटा होता था धीरे धीरे वो क्या हो गया, फैलता चला गया, बढ़ता चला गया कई सालों के अंदर। एंड नाउ टुडे वी आर हैविंग वेरी बिग एंड मोर क्राफ्ट टाउन्स इन द कंट्री। फिर है फाउंडेड टाउन्स। फाउंडेड टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जो राजा अपने शौक से बनवा देता था, यानी किसी राजा को मन किया भाई मैं अपनी नई कैपिटल वहाँ बसाना चाहूँगा, तो वो गया वहाँ पर उसने एक नया शहर बसा दिया, दैट इज कॉल्ड द फाउंडेड टाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेड। ट्रेड दो तरीके का था, एक ट्रेड जो अपने देश में होता था, दूसरा जो देश के बाहर होता था। ठीक है, इसको हम लोग फॉरेन ट्रेड और नेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स जो है उस समय it was very important part of the daily life. The traders of the whole world they came to India, and the Indian traders used to go one place to the another places. ठीक है, जो आपको बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, there existed several categories of traders including the nomadic traders like Banjaras traders and organizing themselves in the different groups of the association trade deals. तो traders अकेले नहीं आते थे, वो ग्रुप्स में होते थे। बंजाराज हो गए, घूम घूम के बेचने वाले हो गए, ठीक है, एसोसिएटेड लोग हो गए, और जो गिल्ड, गिल्ड एक वर्ड आता है, गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक गिल्ड बना लेते थे सेम चीज का। ठीक है, सेम चीज का ग्रुप बनाते थे, दैट इज कॉल्ड द गिल्ड, जिसको ट्रेडिंग गिल्ड्स कहते हैं। मतलब उनका एक एकाधिकार हो जाता था उस चीज के ऊपर कि भाई अगर एक किसी जगह पे 20 दुकानें हैं, 20 लोग सब्जियां बेच रहे हैं, तो 20 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सेम रेट रखेंगे, कोई कम या ज़्यादा नहीं करेगा, इस रेट पे जिसके पास है जिसको लेना है वो लेगा, किसी को कोई फोर्स नहीं करेगा, रेट कम नहीं करेंगे। तो इस तरीके के एसोसिएशन बन गए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, गिल्ड्स कहते हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहा करती थी, स्पेशली इंडिगो, टेक्सटाइल, कॉटन, इन सब का ज़्यादा था, स्पाइसेस ज़्यादा हुआ करते थे। तो फॉरेन ट्रेड में हुआ करता था, इंग्लैंड में तो अपने देश के अंदर भी ट्रेड हुआ करता था। तो दोनों तरीके की ट्रेडिंग हमारे हिंदुस्तान में हुआ, और भारतीय ट्रेडर्स आते थे और इंटरनली ट्रेडर भी हुआ करते थे, जो प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जाकर सेल किया करते थे। फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स है अबाउट द सिटीज, जैसे कि मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम आज मद्रास के अंदर पड़ता है, चेन्नई के अंदर है, और यहाँ पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था, और इस शहर का नाम मसूलीपट्टनम इसलिए पड़ा जिसको कभी कोई हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, और यहाँ का जो पोर्ट था उसको डेकोरेट किया गया था मछली की आँख से। ठीक है, इस वजह से मछलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम इसका नाम पड़ गया। और दिस इज फेमस प्लेस फॉर कलमकारी वर्क्स। कलमकारी एक पेन होता है जिसके ऊपर कागज, सॉरी, कपड़े के ऊपर उसमें डिजाइन बनाया जाता था,
और ये काम कलमकारी का काम केवल और केवल मसूलीपट्टनम के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। दैट्स वाई यहाँ का कपड़ा बहुत फेमस था होल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया से लोग इस जगह पे आते थे, चीज़ों को खरीदते थे, जाके बेचते थे। स्पेशली छीट का जो कपड़ा होता है वो भी काफ़ी फेमस था। नेक्स्ट सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, दैट इज द सूरत। जैसे आपको पता है गुजरात के अंदर शहर पड़ता है, और ये एक लिंक रूट था जो कि वेस्ट एशिया को गल्फ एरमुज से होते हुए इंडिया से जोड़ता था। ठीक है, तो लोग इस रास्ते के थ्रू आया जाया करते थे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, और इसको गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। यानी एशिया में आना है तो आपको, वेस्ट एशिया के लिए आना है तो आपको सूरत से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और ये जो शहर था किसी टाइम में 17वीं सेंचुरी में, मुगलों के टाइम में बहुत फेमस हुआ करता था फॉर इट्स क्राफ्ट वर्क, टेक्सटाइल वर्क्स, कॉटन वर्क्स, और स्पेशली यहाँ पे जो साड़ियाँ होती थी गोल्ड लेस की, एंड जो लेस लगता है साड़ियों के अंदर वो सोने की साड़ियों के अंदर गोल्ड लेस लगाया जाता था, और ये काम यहीं पे होता था। आज भी शायद सूरत के अंदर साड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा है, बहुत सारे साड़ी के काम करने वाले लोग वहाँ पे काम करते हैं। और जब 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे धीरे धीरे डच और इंग्लिश ने इस्टेब्लिशमेंट शुरू की, तब तक भी सूरत का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत था। बट जब मुगल एम्पेरर, जो मुगल राजा लोग थे, इन लोगों का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे सूरत शहर का भी डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि मुगलों ने इन शहरों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था, और it was very important for the Mughals. But after the coming of the Britishers, when they started to take control over the such kind of the cities, they declined their cities and they started to build new cities like Bombay. तो उन्होंने बॉम्बे को ज़्यादा तवज्जो दिया सूरत के अंदर। तो इस तरीके से पूरा पूरा लेसन है। See the video, try to understand whatever I'm saying. If you are having any type of the doubt, you can contact.